आप लोगों ने राष्ट्रपति भवन देखा होगा, देखा है ना, इंडिया गेट यहाँ पर है, सबने देखा है। तो जो राष्ट्रपति भवन जहाँ पर है, आप देखोगे कि जब राष्ट्रपति भवन पे जाते हो तो थोड़ा सा इसे आपको चढ़ना पड़ता है, जो रास्ता है वहाँ का ऐसा थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है आपको। तो वो एक्चुअल में थोड़ा सा रायसीना हिल है, जो अरावली हिल है ना आपका राजस्थान और ये जो हरियाणा के जो जो अरावली हिल है, उसी का कुछ हिस्सा बोल सकते हैं, उसी का कुछ हिस्सा है वो, ठीक है। तो अब आप ऐसे मत सोचो कि यहाँ पर कहाँ अरावली है, उसके बाद तो पूरा मैदान है। तो जो पहाड़ी है, पहाड़ी क्या होता है कि जो अरावली जो माउंटेन है, आप ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ोगे, मैं जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो राजस्थान है यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर हरियाणा, और यहाँ पर तो खैर पाकिस्तान है, राजस्थान हरियाणा ये सब जो इलाका है, तो यहाँ पर जो अरावली माउंटेन है और यहाँ पर दिल्ली है, ये क्या हो गया कि हवा से इरोड हो गया है यहाँ पर, ठीक है। इरोड होने की वजह से, क्योंकि काफी सालों से इरोजन चले आ रहा है, तो इरोजन होने से क्या हुआ है कि कई कई जगह पे वहां पर उससे पहाड़ खत्म हो चुके हैं, या तो उस पहाड़ को तोड़ दिया गया है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए, या तो हवा से उस पहाड़ी का इरोजन हो चुका है। अब बोलोगे हवा से कैसे हो सकता है, आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे कैसे हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे आपकी पहाड़ियों का इरोजन होता है। तो ये सब वजह से अरावली जो है वो काफी इरोड हो चुकी है, और ये कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, राजस्थान में थोड़ा सा जगह है, फिर थोड़ा हरियाणा में है, थोड़ा सा दिल्ली में, दिल्ली के बॉर्डर पे है। इस तरीके से थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़ों में अरावली माउंटेन है, ओके। तो उसी का छोटा सा हिस्सा जो है वो रायसीना हिल है, रायसीना हिल। और इन ये जो था यहाँ पर ब्रिटिश के टाइम पे, ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर वाइसरॉय हाउस बनाया था। जो वाइसरॉय होता था वहां पर उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया में, उसका पैलेस बनाया था वहां पर। और जो आज का राष्ट्रपति भवन है वो वाइसरॉय हाउस था एक्चुअली में, वहां पर ब्रिटिश का जो वाइसरॉय था वो रहता था, ठीक है। तो वाइसरॉय तो चले गए, तो अब वहां पर कौन रहेगा? वाइसरॉय इंडिया का हेड था, पता है ना, ब्रिटिश इंडिया में हिस्ट्री पता है कि नहीं, थोड़ा सा ब्रीफली ऐसे सुन रहे हो जैसे कुछ वाइसरॉय पहली बार मैंने बोल दिया है। वाइसरॉय मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को पता होगा वाइसरॉय वगैरह, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बेसिक पता होगा, हाँ। तो वाइसरॉय रायसीना हिल में जो राष्ट्रपति भवन है उसमें रहता था पहले, वो उसी के लिए बनाया गया था, ब्रिटिश लोगों ने ही बनाया था। अब उसके बाद ब्रिटिश के चले जाने के बाद वाइसरॉय भी चले गया, वाइसरॉय पोस्ट भी खत्म हो गई, तब प्रेसिडेंट पोस्ट क्रिएट हुई नहीं। प्रेसिडेंट चूंकि इंडिया का हेड है, इंडियन स्टेट का हेड है, तो इसीलिए अब उसको प्रेसिडेंट को वहां पर रखा के लिए घर दे दिया गया, ठीक है, प्रेसिडेंशियल पैलेस। तो ये याद रखना, यहां पर प्रेसिडेंशियल पैलेस है। और वहीं पर राष्ट्रपति भवन के बगल में यहाँ नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक सुनते होगे आप, वहां पर हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री और बाकी डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस भी हैं, ओके। हमारे पीएमओ भी है वहीं पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर्स वहीं भी बैठते हैं, उनके ऑफिसेस हैं सारे। आप ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जब बनोगे, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, तो वहाँ पर जाने मिलेगा, जाने मतलब वहाँ पे बैठने, आपका ही ऑफिस होगा वो इन फ्यूचर इफ़ यू क्वालिफाई दिस एग्जाम ऑफ कोर्स, ठीक है। सो तो ये रायसीना हिल में वहां पर क्या होता है कि रायसीना डायलॉग, नाम ही से देख सकते हो कि रायसीना संवाद, मतलब कि वहां पर जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वहां पर आपका जो इंडिया है, इंडिया वहां पर कॉन्फ्रेंस करवाती है। इंडिया पूरे जो वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज हैं उनका क्या करवाती है? कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, एक तरह से मीटिंग करवाती है। और पूरे वर्ल्ड से के सारी कंट्रीज से या बहुत सारी कंट्रीज से लोग आते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, मीडिया वाले लोग आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, ये सब, या एक्सपर्ट्स आते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो आते हैं और वहाँ पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ से भी बहुत सारे मिनिस्टर्स गए थे, फिर उसके बाद ऑथर्स भी जाते हैं, फिर उसके बाद आपके एक्टर्स भी, जैसे माधुरी दीक्षित गई थी इस बार, फिर आपका अमित त्रिपाठी जो कि ऑथर हैं वो भी गए थे, और मिनिस्टर्स तो काफ़ी सारे जाते ही हैं, और फॉरेन से भी ऐसे ही लोग आते हैं, सो भी अपने अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट्स हैं। तो मोर देन 100 कंट्रीज के एक्सपर्ट्स वहाँ पर आए थे। 3 दिन तक वो कॉन्फ्रेंस चलता है, इस बार चला था, अभी अप्रैल में, लास्ट वीक में, एक हफ्ते पहले ही हुआ था, ठीक है, यहीं पर। तो हम इंडियन गवर्नमेंट उसे ऑर्गेनाइज करवाती है। और इंडियन गवर्नमेंट किसके साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करवाती है, पता है कुछ? यस तनु, यस, हाँ, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF, ठीक है। ऑब्जर्वर बेसिकली
रायसीना डायलॉग, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रायसीना डायलॉग। रायसीना संवाद। तो ये जो है इंडिया का प्रीमियर, मतलब सबसे उच्च, सबसे टॉप का प्रीमियर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, इंडिया प्रीमियर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, बेसिकली प्रीमियर कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल अफेयर्स लिख सकते हो इस तरीके से, कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल अफेयर्स और फॉरेन अफेयर्स, ग्लोबल और फॉरेन अफेयर्स, और मेनली ग्लोबल अफेयर्स। ठीक है, जो भी वैश्विक मुद्दे हैं, विश्व स्तर की कोई भी प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है। तो ग्लोबल चैलेंजेस या ग्लोबल प्रॉब्लम्स या ग्लोबल इश्यूज क्या हैं, कुछ आइडिया आप लोगों को है? क्लाइमेट चेंज, ऑफ कोर्स, टेररिज्म, यस, और साइबर सिक्योरिटी। आप लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हो, साइबर सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, आपका मोबाइल हैक हो सकता है, लैपटॉप कंप्यूटर हैक हो सकता है, डेटा हैक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, साइबर सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम है। आपकी आज के टाइम में सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही है, तो सारी डेटा आपका जब ऑनलाइन है और अगर वो हैक हो गया तो सोच लो कि सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए ये साइबर सिक्योरिटी भी एक ग्लोबल प्रॉब्लम हो चुका है आज के टाइम में। ठीक है, और टेररिज्म तो पहले से ही था, क्लाइमेट चेंज भी अब आ गया है, नया प्रॉब्लम। तो इस तरीके से ये सारे जो मुद्दे हैं, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, इन सब पे हम क्या करते हैं, सारे कंट्रीज के एक्सपर्ट्स आते हैं, वो लोग बैठते हैं, अपना अपना ओपिनियन देते हैं, सजेशन देते हैं और डिस्कशन करते हैं और सॉल्यूशन खोजते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट। अब उसके बाद में इसकी ये जो अभी हुआ था, अभी अप्रैल 2020 में हुआ था, अप्रैल 2020 में 22 में हुआ था, 2022 में हुआ था, अभी इसी साल ये जो हुआ था, दिस वॉज अ सेवेंथ मीटिंग। ठीक है, 7th एडिशन, मतलब 7वां मीटिंग था। ठीक है, तो फर्स्ट कब हुआ था? फर्स्ट 2016 में हुआ। ओके, जो पहला था, पहला 2016 में शुरू हुआ, मतलब स्टार्ट 2016 से हुआ, और इस साल वाला कौन सा था? 7वां। ठीक है, यस तनु, यस। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है ये तो आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया। हु पार्टिसिपेट? हु पार्टिसिपेट, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? पॉलिटिकल लीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, सारी मेनली जो भी कंट्री से आ सकते हैं, हम लोग सबको मेनली इनवाइट करते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स, क्योंकि ये याद रखना, जनरली हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो भी पॉलिटिकल लेवल पे जो डिस्कशन होता है या मीटिंग होती है, उसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस आते हैं या मिनिस्टर्स आते हैं। तो ये वैसा नहीं है, यहां पर पॉलिटिकल लीडर्स के साथ साथ बिजनेसमैन भी आते हैं, सेलिब्रिटीज भी आते हैं, देन सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स भी आते हैं, ऑथर्स। ठीक है, ये सभी लोग आते हैं वहां पर, जिनको ऑफकोर्स इनवाइट किया जाता है और जो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, मैं भी चाहता हूं वहां बोलने, लेकिन मुझे कोई बुलाएगा ही नहीं, राइट, क्योंकि मैं एक्सपर्ट्स नहीं हूं। ठीक, तो हर कोई वहां पर जाना चाहेगा, लेकिन सबको तो नहीं बुलाएंगे ना वो लोग, तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाएंगे वहां पर। ठीक है, अब इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो कोई एक मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करेगी ना। तो आप बता सकते हो कि कौन सी मिनिस्ट्री से ऑर्गेनाइज कर सकती है? फॉरेन अफेयर्स, यस, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री,
क्योंकि ये फॉरेन कंट्री से रिलेशन है, तो इस तरीके से भी आप दिमाग लगा सकते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस, ठीक है। सो हु ऑर्गेनाइज हु ऑर्गेनाइज हु ऑर्गेनाइज दिस कॉन्फ्रेंस? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और मेनली ऑब्जर्वर, ORF, जिसका फुल फॉर्म है या जिसका पूरा नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं फाउंडेशन, ORF। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मेनली जो फॉरेन अफेयर्स के जो मैटर्स हैं उसमें, उसके लिए वो लोग रिसर्च करते हैं, उसके बारे में वो लोग रिसर्च करते हैं। सो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इज नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ NGO आप बोल सकते हो, ठीक है। एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, जिसमें फॉरेन एक्सपर्ट्स होते हैं, फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स, और वो लोग क्या करते हैं, जो भी फॉरेन पॉलिसीज है या फॉरेन मैटर्स है या फॉरेन अफेयर्स है उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये होते हैं, ये लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये भी ORF जो है, ORF भी फॉरेन अफेयर्स मैटर्स के लिए स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ORF की वेबसाइट भी है, और आप लोग अगर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जब लेते हो, पॉल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट जो होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो IR के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, उनके बहुत सारे टॉपिक्स के लिए आप ORF के वेबसाइट को रेफर करते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं और बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, इसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है। जैसे हर्ष वी पंत हैं, तो वो हर्ष वी पंत का आपको द हिंदू में आर्टिकल्स हमेशा मिलते रहेगा, चाइना मुद्दे पे या इंडो पैसिफिक पे, इस तरीके से आपको मिलेगा, इंडियन एक्सप्रेस में भी आएगा। तो ये लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं इसको, ठीक है। इससे हमें क्या फायदा होगा? नॉलेज शेयरिंग होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि फॉरेन एक्सपर्ट्स भी आएंगे, सभी लोग आएंगे, नेटवर्किंग भी बनेगा, उन लोगों का आपस में नेटवर्किंग होगा, पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेसमैन लोग का दूसरे कंट्री के पॉलिटिकल लीडर से नेटवर्किंग होगा, तो नेटवर्किंग होगा तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, उन लोग बिजनेस डीलिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि UAE से कोई आया है, सऊदी अरेबिया से कोई पॉलिटिकल लीडर आया है, तो वहां के लीडर से वो लोग वहीं मीटिंग बात करेंगे, और बात करके क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस डील भी फाइनलाइज कर सकते हैं ना। तो ये एक नेटवर्किंग का भी फायदा मिलता है यहाँ पर, अपार्ट फ्रॉम जो हम लोग बाकी डिस्कशन करते हैं, तो ये भी एक फायदा है। और ऊपर से एक इंडिया एक तरह से ग्लोबल लीडर भी बनता है, क्योंकि हम एक तरह से लीडिंगशिप लेते हैं ना इसमें, क्योंकि हम लोग इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जो भी इस कोई भी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाता है वो लीडर होता है, तो हम लोग लीडरशिप रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर एक तरह से। हम इनवाइट कर रहे हैं सबको, सभी लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर आके लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक तरह से हमारा इमेज भी बढ़ रहा है, हमारा गुडविल भी बढ़ रहा है, राइट। क्योंकि अभी पाकिस्तान क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करवा लेता है? क्योंकि पाकिस्तान के पास उतना एक्सपर्टीज, उतना रिसोर्सेस नहीं है उसको ऑर्गेनाइज करवाने का, ठीक है। तो अभी से विंटर जो हुआ था अपना बीजिंग ओलंपिक्स हुआ था, ओलंपिक, तो ओलंपिक कोई भी कंट्री ऑर्गेनाइज करवा पाती है क्या? कोई भी कंट्री ओलंपिक होता है या वर्ल्ड कप जब मैचेस होते हैं, वो कोई भी कंट्री ऑर्गेनाइज नहीं करवाती है। जो कंट्री पावरफुल होती है, रिसोर्सेज जिस कंट्री के पास ज़्यादा होता है, उसी को ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया जाता है। तो जो कंट्री भी ऑर्गेनाइज करती है वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स, तो उस कंट्री का इमेज ग्लोबल लेवल पे बढ़ जाता है, और इमेज बढ़ गया तो सीधी सी बात है आपका सॉफ्ट पावर भी बढ़ता है, ठीक है। जैसे यूएस का इमेज इंडिया में अच्छा है, जापान का इमेज इंडिया में अच्छा है। हम लोग जैसे ही जापानीज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि जापान की टेक्नोलॉजी है अगर, तो ये इक्विपमेंट मतलब अच्छा है। और चाइना टेक्नोलॉजी जैसे आता है तो हमारे माइंड में आता है कि हो सकता है कि इसमें कुछ डिफेक्ट हो या प्रॉब्लम हो, आता ना, तो एक इमेज बन गया है। आर यू गेटिंग मी? तो इस तरीके से इमेज बनता है, तो हमारे लिए फायदा या नुकसान भी करता है ग्लोबल लेवल पे या बिजनेस लेवल पे। एनी डाउट?